शो महाभारत और महाभारत में आज सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि आतंक के खिलाफ यही नीति सही नीति, वो नीति जो नेतन्याहू ने अपनाई, घर में घुसकर मारने वाली नीति, वही नीति जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वही नीति क्या सही नीति है? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सर्जिकल स्ट्राइक को भी 8 साल पूरे हो गए। घर में घुसकर दुश्मनों को मारो, उन्हें ढेर करो, यही नीति चाहिए क्या हिंदुस्तान को भी? वो जो नेतन्याहू अपना रहे हैं, वो जो नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनाई थी। नसरल्ला को मार गिराया गया है। आपको तस्वीर दिखा रही हूं, नसरल्ला हिजबुल्लाह चीफ जिसे इस ऑपरेशन में मार गिराया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मिसाइल दागी गई उस इमारत पर जहां नसरल्ला हिजबुल्लाह चीफ बैठा था, और ये पूरे ग्राउंड वर्क के बाद, इंटेलिजेंस वर्क के बाद किया गया। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। यही नीति, यही ठोको नीति सही नीति है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। नेतन्याहू का हमला, ढेर हुआ नसरल्ला। इजरायली महाबली, खमनेई में खलबली। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में बैठे बैठे वो कर दिया जिसके बारे में दुनिया ने सोचा भी नहीं था। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दफन कर दिया। हिजबुल्लाह की मुखिया ढेर हो गया। नसरल्ला को नेतन्याहू ने मिट्टी में मिला दिया। जब हिंदुस्तान में आप सो रहे थे, पूरे विश्व में वक्त का पहिया तेजी से भाग रहा था। उस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका में बैठे थे, वहीं से आतंक के खात्मे की पर्ची निकाल रहे थे। नेतन्याहू ने दुनिया के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि हमास हो या हिजबुल्लाह, उसका कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। I want to assure you, we will not rest until the remaining hostages are brought home too. I want to assure you, we will not rest until the remaining hostages are brought home too. नेतन्याहू ने जैसे ही यूनाइटेड नेशन से हुंकार भरी, उसके कुछ ही घंटों बाद बेरूत में नसरल्ला का संहार कर दिया। बंकर बस्टर बम से करीब 80 टन विस्फोटक गिराकर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर खाक कर दिया, जिसमें नसरल्ला भी था। वो भी दफन हो गया। इसके बाद इजराइल ने दावा किया कि नसरल्ला अब अपना आतंक नहीं फैला पाएगा। आतंक के खिलाफ जो नीति नेतन्याहू अपना रहे, वैसा ही ऑल आउट प्लान मोदी भी अपनाते हैं। भारत ने भी आज से 8 साल पहले घर में घुसकर आतंकियों को ढेर कर दिया था। उसी सर्जिकल स्ट्राइक की आज वर्षगांठ है, जिसके नाम से आतंकिस्तान खौफ खाता है। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। आतंक की जड़ों पर वार करने के लिए क्या यही नीति सही नीति है कि दहशतगर्दों को घर में घुसकर ठोक दो? इजराइल ने अपने दुश्मन की सफाई के लिए लेबनान में जो किया, क्या उसके बाद अब ईरान पलटवार करेगा? मिडिल ईस्ट में महायुद्ध रुकेगा या फिर और भड़केगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नसरल्ला कैसे मारा गया? क्यों हम आज कह रहे हैं कि ये ठोको नीति ही सही नीति है? घर में घुसकर दुश्मन का सफाया। आपको बताती हूं, बेरूत पर हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ ढेर हुआ है। नसरल्ला को मार गिराया है नेतन्याहू की फोर्सेस ने। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से मार गिराया, यानी कि अगर बंकर में भी घुसे हो तो भी उन्हें ध्वस्त कर दे। लेबनान में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर ही उड़ा दिया गया, और यहीं पर छिपा हुआ था चीफ हसन नसरल्ला। ये इंटेलिजेंस इनपुट्स इजराइल के पास थी। बहुत समय से ऐसे ऑपरेशंस बहुत समय से प्लान किए जाते हैं। 27 सितंबर को इस सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया गया। 27 सितंबर को। अब 27 सितंबर को इजराइल ने इसे ऑपरेशन न्यू ऑर्डर नाम दिया। न्यू ऑर्डर यानी कि एक पूरी व्यवस्था को बदलने वाला हमला। इजराइल ने ये हमले को एग्जीक्यूट किया, और उस समय आपको बताऊं, जब हसन नसरल्ला को मारा गया, तब नेतन्याहू ने अमेरिका से ऑपरेशन को मंजूरी दी थी।
नेतन्याहू ने अमेरिका में बैठकर इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दिया, हरी झंडी दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नेतन्याहू की अमेरिका की तस्वीर है, जब फोन पर उन्होंने बात की और फोन पर बात करके उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन को किया जाए, आगे बढ़ाइए इसे। बाइडेन से हरी झंडी मिलने के बाद फोन पर उन्होंने अपनी फोर्सेस को कहा कि इस ऑपरेशन को अंजाम में लाइए, और वहां एक हवाई ऑपरेशन किया गया और नसरल्ला को मार दिया गया। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिका में बाइडेन से बात करने के बाद नेतन्याहू ने इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी फोर्सेस को कहा। तो ये तस्वीर आपने देख ली। अब आपको बताती हूं, नेतन्याहू तो अमेरिका में बैठे हुए थे, फोन पर ऑर्डर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उनकी फोर्सेस क्या कर रही थी? जब नसरल्ला पर यह हमला हो रहा था तो वॉर रूम में क्या हो रहा था? ये वॉर रूम है, ये वॉर रूम है इजराइल का, जहां पर आईडीएफ चीफ, उनके डिफेंस मिनिस्टर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। वहां क्या चल रहा था, ये वॉर रूम की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। उनकी पूरी टीम एक एक सेकंड देख रही थी कि कब हवाई हमला हुआ, वहां नसरल्ला का खात्मा हुआ कि नहीं। ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ आईडीएफ की टीम और डिफेंस मिनिस्ट्री तो ये मॉनिटर कर रही थी, और नेतन्याहू क्या कर रहे थे? वो उस समय यूनाइटेड नेशंस में थे और वो ये दो नक्शे दिखा रहे थे दुनिया को, द कर्स और द ब्लेसिंग, यानी कि कौन अभिशाप है और कौन वरदान है। नेतन्याहू ये कर रहे थे अमेरिका में। आपको बताती हूं इस तस्वीर के मायने क्या है। इस तस्वीर के मायने क्या है, इसे इस तरह से समझिए कि नेतन्याहू पूरी दुनिया को लेकर ये बताना चाह रहे थे कि कौन से ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से अभिशाप हैं, ये कर्स हैं, और कौन से देश वरदान हैं। तो वो आपको दिखाती हूं। जो मैप उन्होंने दिखाए, इसमें कौन कौन से देश अभिशाप है? ईरान, इराक, सीरिया और यमन, यानी कि ये देश किसी भी देश के प्रगति के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाते हैं। और वरदान कौन से देश हैं? वरदान में सबसे पहले उन्होंने भारत का नाम लिया, भारत का नक्शा दिखाया। भारत एक वरदान है पूरी दुनिया के लिए। उसमें सऊदी अरब, मिस्र और सूडान भी उन्होंने लिखा, क्योंकि जो ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, ये वो देश हैं जो प्रगति के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर भारत का नाम उन्होंने लिया है। तो ये भी समझ लीजिए। तो नेतन्याहू ने अमेरिका से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराया। आज महाभारत में इसी की बात हो रही है। भारत एक वरदान है, और इसी के साथ साथ ऑपरेशन को जो एग्जीक्यूट कराया, उसमें नेतन्याहू ने अपना बदला पूरा कर लिया है आतंकवाद के खिलाफ। सबसे पहले हसन नसरल्ला के मारे जाने की जब खबर आई तो चर्चा यही हुई कि पूरे के पूरे नेटवर्क को उन्होंने खल्लास कर दिया। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आतंकी नेटवर्क हिजबुल्लाह का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अली करकी, जो कि साउथ फ्रंट कमांडर था, वो भी ढेर कर दिया है इजराइल की फोर्सेस ने। वहीं इब्राहिम कुरैशी जो कि चीफ है मिसाइल रॉकेट्स का, उसको भी ढेर कर दिया। ये पूरा हिजबुल्लाह का नेटवर्क है, सबको मार गिराया है इजराइल ने। फुआद शुकर, ये टॉप कमांडर है हिजबुल्लाह का, इसको भी ढेर कर दिया है। वहीं मोहम्मद नासिर, जो कि डिविजनल कमांडर है, ये भी अब नहीं बचा है, इसे भी ढेर कर दिया इजराइल ने। और तालिब सलीम अब्दुल्ला, जो कि यूनिट कमांडर है, ये भी नहीं बचा। आप सोचिए, एक एक करके हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क साफ हो चुका है। उसी तरह हमास, इस्माइल हानिया जो हमास का चीफ था, इसका खात्मा हो चुका है। आपने देखा ईरान में एक बड़े समारोह के लिए पहुंचा था और वहीं पर उसका खात्मा किया था। इसी के साथ मोहम्मद डईफ, जो चीफ था कसाम ब्रिगेड का, उसको भी खत्म कर दिया। ये मिलिट्री विंग का हेड भी था। और वहीं डिप्टी चीफ हमास का साले अल अरोरी। आप सोचिए, एक एक करके हर दुश्मन पर नेतन्याहू ने निशाना साधा, घर में घुसकर मारा है। अब आप सोचिए कि ये पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने की सोच कहां से आती है। ईरान में जाकर मार रहे हैं, लेबनान में जाकर मार रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आज महाभारत में इसी की बात कर रही हूं। मैं अपने मेहमानों का भी परिचय आपसे करा देती हूं, कौन कौन आज मेरे साथ महाभारत में जुड़ा हुआ है, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल दिनेश नैन, कर्नल शैलेंद्र सिंह। पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जुड़ रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ रहे हैं। मैं जरा एक बार सबसे पहले कमिंग टू यू एम्बेसडर वोरा, मुझे यह बताइए, नसरल्ला का खात्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये सिर्फ एक खात्मा नहीं है, ये एक तरह से संदेश है, ये एक स्टेटमेंट है कि घर में घुसकर ठोकेंगे और एक एक आतंकी को, एक एक दुश्मन का सफाया करेंगे। इस नीति को आप कैसे देखते हैं?
वालेकुम मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब होता हूँ, और फिर जो बाकी आपके विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, जरूर सुनूंगा वो क्या कह रहे हैं। ये जो घर में घुस के मारा है, मेरे सामने मेरे हाथ में किताब है, मैं रेकमेंड करूंगा कि मालूम नहीं है कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं, उसका शीर्षक ये मोसाद के बारे में है। ये मेरे मित्र रोनेन बर्गमैन ने किताब लिखी है, राइज एंड किल फर्स्ट। उठिए और पहले आप मारिए। ये जो यहूदी धर्म की जो होली किताब है तालमुड, ये उससे एक फ्रेज लिया गया है। अगर वो आपको मारने आ रहा है, उठिए और पहले उसको मारिए। बहुत जल्दी से मैं बता देता हूँ मैडम, 10-15 साल पहले जब मैं रेगुलरली उस एरिया से लेबनान जाता था, तो वहां पे जितने लोग थे सीनियर लोग, गवर्नमेंट के चाहे दूसरे, वो सैटेलाइट फोन्स यूज करते थे। सैटेलाइट फोन को ट्रैक करना बड़ा आसान है, तो नसरुल्लाह साहब ने उनसे कहा कि हम अपना नेटवर्क मोबाइल सेटअप करेंगे, आप मोबाइल यूज करिए। इजराइल ने उसको पेनिट्रेट किया, फिर उन्होंने कहा अच्छा वो मत करिए, आप पेजर्स और वॉकी टॉकी यूज करिए। वो आपको मालूम है बूबी ट्रैपर उड़ गए। फिर नसरुल्लाह साहब बोले तो बड़ी खतरनाक चीज है, हम इन पर्सन मिलेंगे और मैं आपको मैसेजेस दूंगा, जैसे उसामा बिन लादेन कुरियर के जरिए से एबटाबाद से भेजते थे। उसके बाद आर पर इजराइल को पता लग गया। नेतन्याहू बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क में, हिजबुल्लाह वाले सोचे अरे वो न्यूयॉर्क में गए, अभी कुछ नहीं होने वाला, और मार गिरा। फाइनली मैं इतना ही कहूंगा मैम, मैं सनातनी हूँ, हमारी परंपरा में रामायण में 15,000 साल पहले एक अव्वल जासूस भगवान श्री हनुमान ना केवल एक सीक्रेट मैसेज सीता माँ को दिया उस द्वीप में, लेकिन दुश्मन के घर में घुस के आग लगाई। ये हमारी परंपरा है, हमारा सिद्धांत है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। अब हिजबुल्लाह, मेरा ख्याल है मैम, उसके इतने सीनियर लीडर मर गए हैं कि एक पीढ़ी 25 साल उसको लगेंगे वापस आने में। ईरान कहेगा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मार दूंगा, ये वो कह रहे हैं नहीं करेगा। नसरुल्लाह गया तो क्या। एग्जैक्टली एम्बेसडर, वो ये कह रहे हैं कि हम अभी खात्मा करेंगे, अभी हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ है। उस तरह के बयानों की एक बाढ़ सी आ गई है। ये क्या एक अटेम्प्ट है कर्नल सिंह, क्या ये एक अटेम्प्ट है ये दिखाने के लिए कि ये नेटवर्क अभी खत्म नहीं हुआ है? इसके मायने क्या है? नसरल्लाह का एंड का मायने क्या है ईरान के लिए भी, हिजबुल्लाह के लिए भी और वर्ल्ड के लिए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इसका अगर सीधा सीधा एक इंटरप्रिटेशन पूरी दुनिया एंड विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया अगर निकाला जाए तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक है, अगर तुम टेररिस्ट हो, अगर तुमने दुनिया में मारने का ठेका ले रखा है, तो दुनिया के पास भी ये हक है कि आपको मारने का ठेका दुनिया ले ले। इजराइल ये कर दिखा रहा है, आगे बढ़ चढ़ के दिखा रहा है। मैं तो कहूँगा ऑनरेबल हमारे एम्बेसडर साहब ने तो बड़ी छोटी बात कही कि उठो। उठो क्यों? सिर्फ मारने के लिए उठो। अगर टेररिज्म को टेरराइज करना है तो सिर्फ उस टेररिस्ट की दिन रात सपनों में भी वो टेरराइज होना चाहिए कि कहीं कोई उठ तो नहीं गया। और अगर कोई भी कहीं उठा है दुनिया में, वो मेरे खिलाफ उठा है, क्योंकि मैंने इंसानियत की मौत कर रखी है, मैंने इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है वेरी लकीली वी हैव अ पाकिस्तान पैनलिस्ट, आई कैन सी हर। मुझे लगता है वो अपने घर ज़रूर ये मैसेज दें कि ये टेररिज्म अपने आप में, आप अगर तौबा नहीं करेंगे तो शायद किसी और को तौबा करवानी पड़ेगी। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बोला है सर। और मैं एक बार जरा बड़ी खबर भी बता देती हूँ कि नसरल्लाह के जो खात्मे से है, खात्मे के बाद ईरान भी भड़क गया है। आरजू काज़मी जी को आप देख सकते हैं, कर्नल नैन हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी हैं। इससे कैसे भड़का ईरान? ईरान ने OIC की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। OIC की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। OIC क्या है? मुसलमान देशों का एक समूह है। 57 मुस्लिम देशों की मीटिंग की तैयारी हो रही। किस पर? नसरल्लाह के खात्मे पर ईरान ने यह बैठक बुलाई है। अब इसके मायने क्या है? क्योंकि ईरान लगातार नसरल्लाह को एक ऐसे शख्सियत के रूप में देखना चाह रहा है और मुसलमान देशों को दिखाना चाह रहा है कि उसका खात्मा आप लोगों पर हमला है। अब जरा मैं एक बार आरजू जी के पास चली जाती हूँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ कर्नल नैन। आरजू, जरा मुझे बताइए, नसरल्लाह का खात्मा इसको पाकिस्तान में कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि एक OIC की मीटिंग बुलाई गई है। अब यहां पर यह दिखाने की, यह बताया जा रहा है कि लेबनान में घुसकर नसरल्लाह को मारा, लेकिन ऐसी तस्वीरें भी आ रही है ईरान से जहां पर लोग खुशी मना रहे हैं कि नसरल्लाह मारा गया। देखिए, पाकिस्तान में तो अभी तक उसको शहीद बताया जा रहा है, अभी तक तो बड़ा अफसोस जताया जा रहा है। लेकिन जहां तक OIC की कंट्रीज की आप बात कर रही हैं, तो OIC की कंट्रीज कभी एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं हुई, ये भी रिकॉर्ड पर है।
कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस्लामिक कंट्री किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री के लिए साथ खड़ी हुई हो। इस वक्त यहाँ पर शिया सुन्नी का जो है वो शुरू हो जाएगा सारा की। अब कई अरब कंट्रीज और कई गल्फ कंट्रीज ये सोचेंगी कि क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है तो उसका साथ देना है, उसके लीडर के लिए बोलना है या नहीं बोलना। इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है कि वो किसका साथ दे। फिलहाल तो हमारा यही चल रहा है कि गलत हुआ है और इजराइल को बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन ओआईसी से मुझे उम्मीद नहीं कि ओआईसी कोई भी निकल कर किसी तरह की कोई हल पेश कर सके। ओआईसी की कंट्रीज जो हैं वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं देती। अब ये जो आरजू जी कह रही हैं वो कह रही हैं कि कभी भी एक ओआईसी का देश दूसरे के साथ खड़ा नहीं होता है। जरा इसे सोचिए जरा, वो ये भी कह रही है एक ओआईसी का देश दूसरे के साथ खड़ा नहीं होता है। यहाँ पर एक भड़काने की कोशिश हो रही है। मुझे जरा कर्नल बताइए, हाँ वो सर शहीद कैसे? वो शहीद बताना चाह रहा है, ईरान बताना चाह रहा है वो शहीद है। नहीं, पाकिस्तान के लिए शहीद कैसे हो गए, मेरे को ये नहीं समझ आई। हाउ कैन पाकिस्तान थिंक अबाउट इट कि वो इंसान जो है, इंसान क्या वो जानवर जो है जिसको मौत होनी ही चाहिए थी और उसे फाइनली मिली है, तो वो शहीद, और वो भी पाकिस्तान के लिए कैसे हो सकता है शहीद? पाकिस्तान के लिए कैसे हो सकता है शहीद? मैं उस पर आऊं एक बार। कर्नल लैन जरा बताइए, आरजू काज़मी कह रहे हैं वो शहीद है। हाँ बोलिए आरजू जी, बोलिए। वो तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहा था इमरान खान ने। सारे हमारे यहाँ तो जो टेररिस्ट होता है वो शहीद होते हैं सर, हमें क्यों मानना है? मैं चाहता ही आपसे ये था कि सारे टेररिस्ट जो हैं, सारे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के लिए शहीद होते हैं। अब मुझे दिस इज द सैड पार्ट। कर्नल लैन, शहीद बताया जा रहा है पाकिस्तान में। अब मुस्लिम नेशंस को जो बताया गया ओआईसी के लिए बैठक बुलाई गई, अब आप सोच लीजिए क्यों बुलाई गई है, उसके पीछे एक एजेंडा क्या है? इससे ज्यादा फर्क क्या पड़ने वाला है? जब 7 अक्टूबर के बाद हमास के ऊपर अटैक हुआ था तब तो ओआईसी बुलाया गया, तो ईरान को समर्थन कितना मिला? उसमें नहीं। आज भी वही हाल है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लोग तो अंदर से बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि ईरान की असली ताकत प्रॉक्सी ये जो है हिजबुल्लाह, हमास, हुती, यही है। खुद के सामने तो आता नहीं। और अब जब टॉप कमांडर्स पूरे के पूरे नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। तो पहले वो क्या था, शुरू करके उसको मार दिया था, अब आज हसन जो है क्रियाक्रम हो गया। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बुला ले, वो तुर्की हो, जो भी लोग हैं, ये तो कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि हमें शायद मुस्लिम कार्ड खेल करके मुस्लिम वर्ल्ड के लोग ओआईसी के अंदर लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका यहाँ तक है। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, अभी शिया सुन्नी का खेल अब शुरू होगा। और रही बात पाकिस्तान की, जियाउल-हक, जब ब्रिगेडियर जियाउल-हक था तो जॉर्डन के अंदर जाकर के किसको मार रहा था? हमास के लोगों को तो मारा उन लोगों ने, हमास के लोगों को मारा, इन सभी लोगों को मार रहे थे ये लोग। तो पाकिस्तान के तो कुछ कहिए ही मत, जहां फायदा दिखाई देता कहीं भी बिक जाएगा। पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, लेकिन जहां सिचुएशन अब बन के आ रही है, सुचारिता, मेरा मानना है, देखिए पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ये वो देश है लेबनान, जिसके ऊपर किसी जमाने के अंदर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन 1975 से लेकर 1990 के बीच अगर मैं याद दिलाऊं, जिस टाइम पे यहाँ सिविल वॉर हो रहा था तो क्या हुआ था? डेमोग्राफी बदल गई 15 साल में। अरे मुसलमानों ने इतने बच्चे तो पैदा नहीं कर दिए होंगे ना, ये लोग आए कहां से? ये सब के सब ईरान समर्थित जितने भी कट्टरपंथी लोग, इराक से लेके, सीरिया से लेके, दाएं से बाएं से, ये सब वहां घुस गए। और देखिए क्या हुआ, डेमोग्राफी बदल गई, मुस्लिम ज्यादा हो गए, क्रिश्चियंस कम हो गए। तो जैसे आप कह रहे थे कि कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, तो क्रिश्चियंस खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि हमारे को जिस तरीके से दबाया गया 1975 से लेकर 1990 के बीच, जैसे हमारे कश्मीर के इलाके में घाटी में हुआ था, सेम चीज हो रही थी। लेकिन एक बात और जोड़ूंगा मैं, सुचार से अगर आप परमिशन देते हो। देखिए, मेरा मानना है कि अब पूरे यूरोप को सचेत हो जाना चाहिए, पूरे यूरोप को। तो ये लोग हर जगह डेमोग्राफी बदल रहे हैं। देखिए, कल नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में द ब्लेसिंग द कर्स दिखाया, और मुझे लगता है उसको दिखाने के पीछे एक मंशा यही थी कि किसे एक तरह से सचेत होना चाहिए, किसे ये सोचना चाहिए कि वो आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा है। मैं एक बार और एक बड़ी खबर बता, ये तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं, द कर्स एंड द ब्लेसिंग। कौन अभिशाप है और कौन वरदान है, और कौन वरदान है उसमें सबसे ऊपर भारत का नाम था। अब आप सोच लीजिए, नेतन्याहू दिखा रहे हैं, भारत को वरदान बता रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की एक परमानेंट मेंबरशिप की भी बात की है। वो इसीलिए क्योंकि भारत का सामर्थ्य लोग समझ रहे हैं। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं कि मुसलमानों की लामबंदी की साजिश कैसे शुरू हो गई। अब इसे समझिए, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खमनई, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो दुनिया भर के मुसलमान।
हिजबुल्लाह का साथ दे, ये कह रहे हैं खamenei। अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर यानी हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान तक नहीं है, ईरान तक नहीं है, वो कह रहे हैं दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो नसरल्लाह के खात्मे के बाद उनके साथ खड़े हो जाएं, ये उम्मीद की जा रही है। मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए हमारे साथ। जीडी बख्शी सर, इफ यू कैन हियर मी, आप सोच लीजिए ईरान के सर्वोच्च नेता दुनिया भर के मुसलमानों को खड़ा होने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सब लोग एक साथ लामबंद हो जाओ। बिल्कुल, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ठीक 2 महीना पहले तुर्की के एर्दोगान ने भी यही कॉल दी थी कि सब इस्लामिक अलायंस बनाए इजराइल को खत्म करने के लिए। अब वो जो है वो भी गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बताना चाहते हैं, और इसके चलते उन्होंने ये गीदड़ भभकी दी थी कि सब इजराइल के बरखिलाफ एक इस्लामिक अलायंस बनाए। उसके बाद अभी उन्होंने 2 दिन पहले यूएन जनरल असेंबली में कहा है एक ह्यूमन अलायंस इजराइल के खिलाफ बनाई जाए, क्योंकि उसको वो नाजी रिजीम से कंपेयर कर रहे थे। अब क्या उनमें हिमाकत है? वो कर सकते हैं ये हिमाकत, नेटो का हिस्सा है कि ईरान के साथ मिलके, और ईरान की जो रिंग ऑफ फायर है यानी कि हिजबुल्लाह, हौती और हमास, और जो सीरियन मलिशिया हैं इराक और सीरिया के अंदर, क्या उनमें हिम्मत है कि इस वक्त मिलकर वो इजराइल पे पलटवार करें? इजराइल ने अपनी ताकत एक बार फिर दिखा दी है। इजराइल अपनी डेटरेंस जो है एस्टैब्लिश कर चुका था पूरे मिडिल ईस्ट में कि हिमाकत मत करना, बुरे हाल कर देंगे। उनकी डेटरेंस इरोड हो गई थी बीच में, क्योंकि जो है ये हमास ने पहले हिमाकत करी, उसके बाद जो है उन्होंने 1200 उनके सिटीजन्स शहरी मारे, औरतों का रेप किया, छोटे बच्चे मार डाले, 250 उन्होंने हॉस्टेज लिए। अब जो है कर दिए थे, तो ईरान ने इजराइल ने साफ कह दिया है कि साहब हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, हमारे 60 से 70 हजार लोग हमें नॉर्दर्न इजराइल से हटाने पड़े हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने घरों में वापस जाएं, और हम तब तक हिजबुल्लाह पे वार करते रहेंगे जब तक कि वो मजबूर ना हो जाए अपने ट्रूप्स को हटाने से लेबनान के बॉर्डर तक, और सेफ्टी मिले हमारे लोगों को। देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा है, थोड़ा मुझे समय दीजिए क्योंकि टेक्निकल वजह से मैं नहीं जुड़ सका था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 17 सितंबर को इजराइल ने पलटवार शुरू किया। 17 सितंबर को उनके पेजर्स पे हमला किया, 18 सितंबर को वॉकी टॉकीज पे हमला किया, इंटेलिजेंस ऑपरेशन बाखूबी का किया। फ्रंट शेल कंपनी जो कि हंगरी में थी, उसके जरिए हिजबुल्लाह को सप्लाई किए थे पेजर्स और वॉकी टॉकी। वो फट गए, लोगों की आंखें उड़ गई, लोगों के आधे मुंह उड़ गए, और काफी दहशत फैली। उसके बाद उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ जो है एयर अटैक शुरू किए हैं अगले दिन से, यानी कि 19 सितंबर से लेके आज तक वो धड़ाधड़। सर, आपका फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त करा लेती हूँ, वापस आ रही हूँ। लेकिन ये आज ऐसी खबर आई जिसके बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, और खासकर भारत को लेकर। भारत में भी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, उस सर्जिकल स्ट्राइक को 8 साल हुए। उस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आज ही का दिन था, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बारे में जिक्र भी किया आज जब वो एक सभा में बोल रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक 8 साल पूरे हो गए। आज महाभारत में बात यही कर रही, दुश्मन को घर में घुसकर मारो, क्या यही वाली नीति सही है? प्रेम कुमार जी, जरा इस पर एक रिएक्शन दीजिए। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि घर में घुसकर ठोक दो, उस समय बहुत सारी आलोचना हुई थी, लेकिन यही नीति चलेगी? जी सुचरिता जी, हमें भी इंतजार रहता है कि आप ऐसी तस्वीरें दिखाती कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और देखो ये व्यक्ति मारा गया जिसने जिनको हम। आवाज आ रही मेरी? जी जी बोलिए, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए प्रेम कुमार। हम ये चाहते, हमारी भी इच्छा थी, आकांक्षा थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में आप उसी तरीके से तस्वीरें दिखाती जैसे आज आप इजराइल के हमले के बाद दिखा रही हैं कि देखिए ये मारा गया, ये मारा गया, ये नेटवर्क खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ आज तक कोई दिखा नहीं सका, कोई नहीं दिखा। अगर हम खुश होते
कि जिन लोगों को पिछली सरकार ने कंधार विमान कांड के बाद में छोड़ा था, जिन आतंकियों को, उसकी मौत हो गई। देखो, ये भी मारा गया, वो भी मारा गया, कोई बचा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात जो है हम आज तक दिखा नहीं पाए। और घर में घुसकर मारने की बात, अरे उसने घर में घुसकर पुलवामा किया, 42 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान ने हमला किया था ना, पाकिस्तान को जवाब मिला क्या? क्या भारत ने एक बम भी फोड़ा? क्या युद्ध से बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ? नहीं लड़ी। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बोलते हैं उसको। एहतियातन स्ट्राइक किया था कि कोई आतंकी हमला न कर दे। अगर पाकिस्तान ने हमला किया था, पुलवामा का कांड किया था, और अगर क्या किया था, तो पाकिस्तान को क्या जवाब दिया हमारी सरकार ने? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। आतंकवाद क्या खत्म हो गए? क्या हमने वो तस्वीरें दिखाई किन आतंकियों को उस हमले में मारा गया, किसकी जान गई? प्रेम कुमार जी रुकिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ कि आतंकवादियों के खिलाफ यही नीति काम करती है। इसको लेकर ये सोच मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, वरना आप आतंकवादियों के पीछा करते रह जाएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय देश में अगर एक समर्थन का माहौल होता तो शायद उसके बाद कई और सर्जिकल स्ट्राइक्स हो जाती। जरा स्क्रीन पर बाकी मेहमानों को भी दिखाइए। मुझे ये लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम कुमार जी, मैं आपके वो सारे फोटोग्राफ क्लियर कर देता हूँ। नसरुल्लाह का फोटोग्राफ कहाँ आया है कि वो मारे गए आज? दिखाइएगा जरा प्रूफ। नसरुल्लाह को मार दिया गया, कहाँ है वो प्रूफ? नहीं, उसामा बिन लादेन की भी एक मैं आ रहा हूँ एक करके। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, नसरुल्लाह के साथ साथ कितने और लोग मारे गए? अब क्या बॉडी दिखाई जाएगी? कौन दिखा रहा है बॉडी? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हमास के चीफ की बॉडी दिखाई दी। नाम ही तो बता, नाम पूछ रहा हूँ। अरे सर, आपने उन्होंने 5-7-10 आतंकियों के नाम बताए कि हाल के दिनों में इजराइल ने घर में घुस के मारा। कुमार जी जरा सुनिए, पहले एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। आपका लॉजिक मैं करेक्ट ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ कि जब इस तरह का कोई भी स्ट्राइक किया जाता है तो वहाँ बैठकर बॉडीज को बीना नहीं जाता, बॉडीज को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता। ये काम उस देश का है जहां ये हुआ है, ना इजराइल करेगा ना ईरान करेगा। मैं आपको अभी से बता दूं, उनके साथ 7 लोग मरे, 6.5 लोग मरे कि 12 लोग मरे, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, इसी को बोलते हैं उस कंट्री की फेथ अपनी लीडरशिप के अंदर। जैसे अभी आप बता रही थी ना कि ईरान ने बोला है कि इस्लामिक देश हमारे पीछे आए। चलिए, इस्लामिक देश के तौर पर मैं आने के लिए तैयार हूँ। बताइए ईरान साहब कहाँ आना है आपके? खमेनी साहब, आप तो खुद लापता हैं अपने महल से, आप तो सीक्रेट उसमें चले गए हैं। अब मैं एक बार मैं अब आपके पीछे कहाँ हूँ? देखिए, ये सब बातें जब करी जाती है ना तो ये बताने की बात होती है। उसमें आप अगर उस चीज़ को कंपेयर करना शुरू कर दें कि कौन नाम बताएगा, कितनी बॉडीज बनाएगा, कितनी गिनती कराएगा, दिस इज नॉट आवर जॉब। सर्जिकल स्ट्राइक जब करी, अभी 6 बिल्डिंग के ऊपर करी गई थी। अब 6 बिल्डिंग में 7 लोग थे, 32 लोग थे, 34 लोग थे। वो जो एयरक्राफ्ट उसके ऊपर से गए हैं उसका काम नहीं है, उसका काम है सिर्फ रिकॉर्ड करके वापस लाना कि यस। अब जो बात मैं एक बार मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह से नसरल्ला का खात्मा हुआ है, ये एक सिलसिलेवार सोची समझी प्लानिंग रही है, क्योंकि 1 साल के अंदर पूरा हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमास की टॉप लीडरशिप, उसके बाद हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप, दीपक एम्बेसडर वोरा को लीजिए जरा, उन सबको एक एक करके ध्वस्त कर दिया। अब क्या तैयारी कर रहे हैं वो भी दिखाती हूँ। एम्बेसडर वोरा, आई एम कमिंग टू यू राइट आफ्टर दिस, क्योंकि मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ कि कैसे टैंक का मूवमेंट इजराइल कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि लेबनान की तरफ। वो तस्वीर जरा दिखा दीजिए कि अब जो टैंक्स हैं उनके, वो अपने लेबनान की तरफ घुमा रहे हैं, यानी कि क्या एक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है इजराइल? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि जब तक हम पर हमला होगा, हम एक एक इजरायली व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित ना कर ले, हमारे हमले नहीं रुकेंगे। और नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में जाकर इतनी बड़ी बात कह देते हैं, यानी नेतन्याहू को इस बात का कोई डर नहीं है कि उनके खिलाफ लोग बोलेंगे और देश आवाजें उठाएंगे। ओआईसी की एक बैठक आ गई, उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो खुलकर यूनाइटेड नेशंस में डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम हमले जारी रखेंगे। गाजा जैसे ऑपरेशन की तैयारी में आईडीएफ है इस वक्त,
और कहां पर? इजराइल घर में घुसकर मारने की तैयारी कर रहा है, लेबनान में। इस बार नेतन्याहू ने अपनी आईडीएफ को अलर्ट रहने के लिए कहा है। वो कह रहे हैं कि लेबनान में घुसकर मार सकती है। यह भी बात कही जा रही है कि इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हो सकती है। हजारों टैंकों ने बॉर्डर की ओर कूच कर दिया है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी वो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं टैंक्स। सीमा पर अतिरिक्त बख्तरबंद वाहन भी भेजे गए हैं। और ये भी आपको बताऊं कि इजरायली रक्षा मंत्री जो हैं योव गैलेंट, उनका ये बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से हमारी सेना तैयार है। अब इसके मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूं एम्बेसडर वोरा, ये ग्राउंड ऑपरेशन जब जब नेतन्याहू बोले हैं उनके खिलाफ हमला हुआ है, उनकी सारे एक्शंस के खिलाफ दुनिया भर में बहुत से राजनेताओं ने बयान दिए हैं, लेकिन मुझे ये बताइए वो रुके नहीं हैं। अब ये पूरा जो इन्होंने एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया, इसके पीछे कितनी इंटेलिजेंस होगी, कितनी प्लानिंग होगी? हम कहते हैं शिनबेट वहां काम करती है, मोज़ाद वहां पर काम करता है। ये सब ये किस तरह से प्लानिंग करके इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया होगा? ये एकदम से ओवरनाइट तो नहीं हुआ है, बड़े ध्यान से इसकी प्लानिंग की गई है और इसका प्रयोग किया गया है। गाजा में जो हो रहा था, आपको मालूम है मैम, आप ही के चैनल पे बहुत शानदार रिपोर्टिंग रही थी, एंड यू आर द बेस्ट। किस तरह से वहां के लोग, इजरायली लोग प्रदर्शन कर रहे थे नेतन्याहू के अगेंस्ट के बंद करिए एटसेट्रा, क्योंकि गाजा में जो पैलेस्टीनियंस थे वो इजराइल आइडेंटिटी कार्ड लेके आते थे। कोई खनसामा था, कोई ड्राइवर था, कोई प्लम्बर था, कोई इलेक्ट्रिशियन था, कोई दुकान में काम करता था, उन्हें जरूरत थी उनकी। बंद हुआ तो फिर भारत से और बाकी देशों से बहुत से लोग गए, जबकि हिजबुल्ला के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है इजराइल में, क्योंकि 1 लाख इजरायली नॉर्दर्न इजराइल से नीचे वापस आ गए थे जब हिजबुल्ला हमला कर रहा था। और उसी समय गैलांट साहब ने भी और नेतन्याहू ने कहा था कि हम इनको वापस भेजेंगे। सो ग्राउंड इन्वेजन, बूट्स ऑन द ग्राउंड, जो जनरल जीडी बख्शी साहब बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे, इन्वेजन होगा। और मैम, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मेरी असेसमेंट है 100 किलोमीटर की एक बफर जोन बनेगी, सबको धकेल दिया जाएगा उसके पीछे और उस एरिया में कोई नहीं रहेगा। फाइनली जब 9/11 का जो हुआ था कांड 2001 यूनाइटेड स्टेट्स में, मैं एक सेमिनार में था मैम, और वहां पे एक बुद्धिजीवी ने कहा था, टेरर इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। अब सिर्फ, और सुन लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और इंडिया और भारत मिलकर उसको मिटा सकते हैं। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था। सो दिस मॉर्निंग मैम, आप बता रहे थे लेट खबर आई मेरे पास 8 बजे, मेरे एक इजरायली फ्रेंड जो पहले मोसाद में काम करते थे, न्यूयॉर्क में थे, उनका एक मैसेज हिब्रू में मेरे पास आया। उसने लिखा था, एम्बेसडर वी गॉट हिम, पिज़्ज़ाकॉन ले इजराइल, लॉन्ग लिव इजराइल, उन्होंने लिखा है, एंड वी गॉट हिम। पता नहीं था मुझे इस समय हिम कौन है, बट दे वर टॉकिंग ऑफ नसरत। आपने जो बात कही एम्बेसडर वोरा, वी गॉट हिम, आप सोचिए, जो मैंने शुरू में तस्वीरें दिखाई हैं, जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए, आईडीएफ के वॉर रूम की वो तस्वीरें, जब ये मॉनिटर कर रहे थे। अब ये मॉनिटर कर रहे थे उस समय, मैंने शुरुआत में वो तस्वीरें दिखाई कि आईडीएफ एक जो ये प्रिसिशन से कैसे ये एग्जीक्यूट किया गया उसको मॉनिटर कर रही थी। ये ऐसी एक संस्था भी है, मोज़ाद की बात कर ले या उनकी बाकी इंटेलिजेंस यूनिट्स की, कि वो इतने प्रिसिशन से ये पूरे हमले करती है। 1 साल के अंदर पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। मेरा सवाल आरजू आपसे है, क्योंकि 1 साल से इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, दुनिया भर में हो रही हैं, हम जानते हैं पाकिस्तान में भी हो रही होंगी, लेकिन जो बात आपने शुरू में कही कि नसरल्ला को शहीद बताया जा रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है इसी मंशा से OIC की बैठक भी बुलाई गई है कि दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक साथ मिलकर कंडेम करें कि इजराइल जो कर रहा है वो बहुत बुरा कर रहा है। लेकिन सेल्फ डिफेंस में हर देश ऐसा करेगा, मुझे लगता है। जब हम एक सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, और आपके देश में बहुत से ऐसे आतंकी बैठे हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है, शायद आपके भी अच्छे के लिए होगा अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक में ढा दिए जाए। देखिए, पाकिस्तान डेफिनेटली बात करेगा और यकीनन इजराइल के अगेंस्ट ही बात करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर कोई इजराइल का नाम ले तो उसको फौरन ही कह दिया जाता है कि ये तो शायद उनके साथ मिला हुआ है या इस किस्म की बात। और OIC की जो कंट्रीज हैं उनको, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, वो शिया सुन्नी में डिवाइड हो जाएंगे। और उस वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई खास रिजल्ट निकल सकेगा। पाकिस्तान को भी उसी तरफ जाना पड़ेगा जिधर सऊदी अरब जाएगा।
और अगर सऊदी अरब ईरान का साथ नहीं देगा या इस तरफ नहीं जाएगा तो पाकिस्तान भी यही करेगा। तो यहाँ पर इस वक्त जो लड़ाई है वो इजराइल के साथ नहीं, इस वक्त नई बात शुरू हो जाएगी, वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान में लोग अभी से बात करना शुरू हो गए हैं और जाहिर है कि इजराइल को लेकर तो पाकिस्तान वही करेगा जो सऊदी अरब कहेगा। वैसे तो सऊदी अरब अभी इजराइल से बात करने जा रहा था, तब भी पाकिस्तान लग नहीं रहा था कि अगर उन्होंने यानी सऊदी अरब ने अगर काम शुरू कर दिया, बात शुरू कर दी इजराइल से, तो पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा और इसी वजह से ईरान और कई दूसरी कंट्री। अच्छा, आप जो बात बता रही हैं आरजू जी, आप जो बात बता रही हैं, मैं उस पर जरा एक बात उसको आगे बढ़ाती हूँ। कर्नल सिंह वो ये कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान कहाँ साथ देगा, सऊदी अरब को तो ब्लेसिंग बता दी है नेतन्याहू ने, यानी उनका सीधा मतलब यह है कि सऊदी अरब उनके साथ है। सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, सऊदी अरब वहीं जाएगा जहां अमेरिका होगा। ये भी बात पूरी दुनिया मुझे लगता है जानती है। तो आपको लगता है कि एक ओआईसी की बैठक में कोई मोर्चा खुल पाएंगे नेतन्याहू के खिलाफ? आरजू जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप बात कर रही हैं कि कोई आपके यहाँ से सो कॉल्ड बड़ा अच्छा काम करके ज़िंदगी में स्वर्ग से धार गया है। इंसानियत की बात क्यों नहीं करता पाकिस्तान में कोई? उस टेररिज्म को कंडेम क्यों नहीं कर सकता जिससे आप खुद तकलीफ में हैं? आपके यहाँ 22-23 सो कॉल्ड टॉप टेररिस्ट मारे गए हैं जिसको कि पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा था। उनके बारे में क्यों नहीं अच्छी बात कही जा सकती कि यस, टेररिज्म को आप ख़त्म करना चाहते हैं? आगे बात चलिए आगे बढ़ा लेते कि 4 कंट्रीज़ इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो आपके कहने से, वो आपने पहले भी ट्राई किया है, वो तो आपने देखा था कि हमास चीफ के टाइम भी मीटिंग बुलाई गई थी, हुआ कुछ नहीं था। देखिए, आज जो है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसकी अपनी ग्रोथ इन्वॉल्व है, उसकी अपनी इकॉनमी इन्वॉल्व है, उसकी अपनी पढ़ाई लिखाई इन्वॉल्व है। वो अपने आप में बढ़ना चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि किसी भी तरह की लड़ाई का अगर वो पार्ट बनते हैं तो वो 20 साल पीछे जाएंगे। कोई नहीं चाहता, नन ऑफ द क्राउन प्रिंसेस टुडे वांट्स कि किसी भी बेवकूफ़ी में आकर, अरे भाई, ईरान के खमेनी साहब, अगर आप पूरी दुनिया को लड़वाना चाहते हैं, आप तो अपने हाइड आउट की एड्रेस दीजिए जहां आकर आपसे बात करी जाए। आप क्यों हाइड आउट में हैं? ये जितने टॉप टेररिस्ट लीडर्स हैं, ये सब हाइड आउट्स में क्यों हैं? दूसरी कंट्री में क्यों हैं? एक्चुअली आप बताइए, आप अगर लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, इंसानियत के लिए लड़ना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं, इवन हालांकि बड़ी गलत है मेरे मुंह से सुनते हुए, मेरे को शर्म आती है कि आप धर्म के नाम पर अगर लड़ना चाहते हैं, सामने तो आइए। ये तरीका क्या है कि लड़ाई लड़नी है कहीं और रहना है कहीं और क्या करोड़ों अरबों की संपत्ति के साथ रहना है? नहीं, और ये कर्नल सिंह सही बात है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि ये वाली जो बात है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ओआईसी की बैठक बुला लो, खमनेई ने कह दिया कि सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ, ये धर्म के नाम पर एकजुट करने की कोशिश है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और वो भी नसरल्ला जैसे व्यक्ति के लिए धर्म के नाम पर एकजुट करने की कोशिश है। अब मैं आपको बताती हूँ जो एकजुट कर रहे हैं, यानी कि खमनेई जो कि सुप्रीम लीडर है, उनकी जरा तस्वीरें दिखाइए, ये ईरान के सुप्रीम लीडर है। अब ये एक तरह से जब से नसरल्ला के मारे जाने की खबर आई है, तब से खमनेई लगातार बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नसरल्ला के खात्मे के बाद भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूं कि इनको खतरा क्या है, क्योंकि एक एक करके ईरान के प्रधानमंत्री जब मारे गए थे, उसमें कोई इजराइल का हाथ नहीं आया था, लेकिन तब भी पर्दे के पीछे से लोग समझते हैं कि क्या इजराइल ने ही उन्हें ढेर किया, क्योंकि वो कैसे मारे गए, अचानक उनके मारे जाने की खबर आई थी। अब क्या खमनेई अगले टारगेट हो सकते हैं नसरल्ला के बाद? क्या खमनेई पर खतरा है? ईरान के सुप्रीम लीडर खौफ में, ईरानी सर्वोच्च लीडर हैं, ये बताया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस हमले के बाद। सुरक्षा पहले ही काफी थी, लेकिन सोचिए और बढ़ाई गई है, और हानिया और नसरल्ला के खात्मे के बाद ये हुआ है, क्योंकि एक डर लग रहा है कि ये अगले टारगेट ना हो। खमनेई को खत्म कर सकता है इजराइल, ये भी आशंकाएं जताई जा रही है। हिजबुल्लाह और हमास को दाना पानी देने वाला ईरान ही है, यानी उनके पीछे अगर कोई देश खड़ा है तो वो ईरान है, ये सब जानते हैं। कुछ दिन पहले ईरानी राष्ट्रपति की मौत हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था, और नेतन्याहू ने यूएनजीए से ही बड़ी चेतावनी भी दे दी है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है,
कोई भी जगह नहीं है जहां पर इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। अब इसको समझिए, इसका क्या मतलब है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। यह मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मैं एक बार पूछना चाह रही हूं, उस पर कर्नल नैन आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते, क्या ये सही है? डेफिनेटली देखो सुचारिता, मोसाद ने अपने आप को अभी हिजबुल्लाह के खिलाफ तो प्रूव कर दिया है। एक एक घर जहां पे कौन छुपा हुआ है, एक एक टनल कहां पे है, एक एक जो लॉन्चर है रॉकेट का कहां पे है, हर एक बिल्डिंग को उसको टारगेट किया गया। अब रही बात ईरान के जो पुराने ओल्ड प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रीवियस वाले खुमैनी, देखिए इनकी उम्र अभी 90 से ऊपर हो चुकी है। और सुचारिता, इन्होंने अपना एक रईसी जो है ना, वो भी कट्टरपंथी था, उसको तैयार करना शुरू किया था। बाद शुरू में बोला कि अमेरिका का दिया हुआ हेलीकॉप्टर है, उसे मारा गया। बाद में अभी थोड़े दिनों पहले बोलना शुरू किया कि उसमें भी पेजर बॉम्ब था, यानी मोसाद वहां भी पहुंच रखा था। लाजिम सी बात है कि जिस ईरान के अंदर आज का प्राइम मिनिस्टर, जो कि कट्टरपंथियों की तरफ नहीं है, आज का प्राइम मिनिस्टर, और जिसका रईसी मारा गया हो, और जब जिस ईरान के अंदर भी काफी मुस्लिम लॉज के खिलाफ महिलाएं सामने आई हो, वो देश के अंदर खुमैनी जैसे लोगों को डर लगना तो शुरू होगा। रही बात खुमैनी के लोगों को बुलाने की, आज किसको बुलाना चाहते हैं? को 8 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, जरा चला दीजिए एक बार अनिल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्जिकल स्ट्राइक पर बड़ा संदेश दिया और वो सीधे कह रहे थे कि घर में घुसकर हमने मारा है। ये वाला संदेश जो है, मैं एक बार एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूं। एम्बेसडर वोरा, आपको लगता है कि ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी देश के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने दुश्मनों को स्पेयर नहीं करते हैं, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आरजू जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बहुत डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वो दुश्मन कहीं भी हो। वो तो बिल्कुल सही आपने कहा है। हम तो मजाक में कहते थे कि अज्ञात लोगों का क्लब भी बन गया पाकिस्तान में, वो ठोकते हैं जो लोग भारत को सताते हैं। मैडम, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूँ, जस्ट गॉट दिस न्यूज, हमारे एक ईरानी दोस्त ने भेजी है। ईरानियन मीडिया ने, स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के डेप्यूटी कमांडर निलफोरुशान, उनको मार दिया है इजराइल ने। कहाँ मारा है? बेरूत में। ये ICRGC ये ईरान में नहीं रहते, ये सब बेरूत के ऊपर, बेरूत में पहुंचे हुए थे, उसको भी मार गिरा है। नंबर 2 ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का जो कमांडर, डेप्यूटी कमांडर, उसको आज मार दिया। तो वो कहीं पे भी उनके हाथ पहुंच सकते हैं, सिर्फ ईरान में नहीं, बेरूत में भी, यहाँ जैसे हमारे हाथ भी हर जगह। हमारे पे तो आरोप लगा हमने कनाडा में किसी को मार दिया, US में किसी को मारना चाहते थे। सब जो हाथ उठता है बचाने के लिए, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है, ना कि जो हाथ उठता है मार। बहुत बड़ी बात कही एम्बेसडर वोरा। आई वुड लाइक टू एंड इट एट दैट कि जो हाथ उठाने के लिए, जो मारने के लिए उठता है, उससे बड़ा हाथ बचाने के लिए उठता है। मुझे लगता है वो याद रखना चाहिए और इसीलिए भारत पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है, ये यूनाइटेड नेशंस से नेतन्याहू ने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत के लिए।